हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बुड में। तो बाबू कैसे हैं आप सब, एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। क्योंकि प्यारे बच्चों आज का क्लास में ना बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और कल के लिए सॉरी, क्योंकि कल हम आपका एक भी क्लास नहीं करवा पाए। इसके पीछे भी कुछ वजह है। क्या वजह है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये भी आप ही लोग के लिए छोड़े थे। क्यों? क्योंकि कल दिन भर टाइप किए थे। क्या? क्योंकि प्यारे बच्चों सबसे बड़ा आपको खुशखबरी देने जा रहे हैं कि आपका प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2023 तक का किसका, केमिस्ट्री का, कल यहाँ पे 31 तारीख को 2009 से 2023 तक का यहाँ पे पूरा फैला दीजिए वीडियो को। यहाँ पे क्या 2000 प्यारे बच्चों क्या 9 से 2023 तक का एक ही वन शॉट में बाबू क्या वन शॉट में इसका कराएंगे। कब? तो 31 तारीख को याद रखिएगा। कितने बजे से? 10 बजे से, यानी 10 AM से प्यारे बच्चों क्या 1 PM तक। यहाँ आप देखिए पूरा का पूरा ये क्लास चलेगा एकदम। यहाँ आप देखिए दबा के क्लास चलेगा, वन शॉट क्लास होगा। तो सभी बच्चे को आना है सबसे पहले, क्योंकि इतना मेहनत करके आपके 3-4 क्लासेस छोड़ के हमने ये क्वेश्चन टाइप किया। और टाइप करने का यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना कि जिनको इंग्लिश मीडियम में है, तो बाबू उनके लिए तो टाइप करना पड़ेगा। तो सबसे मेन बात है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टाइप करना पड़ता है। और क्वेश्चन बैंक कभी भी हिंदी में देता है, और उसको अगर हम फोटो खींच के पढ़ाएंगे तो वो साफ और स्पष्ट नहीं दिखता है, इसलिए हमको टाइप करना पड़ा। तो कल दिन भर यानी समझ लीजिए 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, समझ लीजिए कितने साल का पेपर हम यहाँ पे टाइप किए हैं। तो और ये क्लास वाले बच्चों इतना मेहनत से टाइप किए हैं। तो ये क्लास को आपको क्या करना है, पूरा शेयर करना है। यानी आपको बता देना कि 31 तारीख को एक मतलब 10 बजे से 1 बजे तक आपका क्या चलने वाला है, केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन बैंक वन शॉट में खत्म होगा, वन शॉट में। तो सभी बच्चे को आना है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका वन शॉट क्लास हम चलाएंगे। और यहाँ देखिए 31 तारीख के बाद से फिर 1 तारीख आ जाएगा। 1 तारीख को आप लोग छुट्टी मना लीजिएगा, 1 जनवरी है। और उसके बाद से फिर यहाँ देखिए 2 तारीख को आपका वन शॉट चलेगा, जिसमें फिजिक्स का एक चैप्टर से लेके पूरा लास्ट चैप्टर तक का प्यारे बच्चों क्या किया जाएगा, वन शॉट में सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक पूरा फिजिक्स को खत्म कर दिया जाएगा बाबू, पूरा साफ कर दिया जाएगा। तो वो सब तैयारी आपकी चल रही है। तो बाबू इतना मेहनत हम कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और सबको बता दीजिएगा कि हाँ इस दिन ये क्लास होने वाला है। तो चलिए बहुत सारा यहाँ पे बात हम आपको बता दिए कि क्यों नहीं क्लास हुआ। तो चलिए बाबू यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग देखिए बायोलॉजी का सब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये क्लास सुबह में 5 बजे चलता है और यहाँ पे हम लोग बायो का सब्जेक्टिव करने वाले हैं। और अब आपको अल्टू फालतू पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। जो जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं याद रखिए, जो हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है तो ये क्वेश्चन आपको करना है। जो लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है वो आपको करना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, आज बायोलॉजी के हम आपको मात्र 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बाबू चैनल पे पहली बार आए हैं फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कीजिए। लाइक नहीं किए हैं बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो देखिए नंबर नोट कीजिए मेरा 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। गर्ल है तो आप ज्वाइन मत होइएगा, डायरेक्ट कॉल करके बात कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद से प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि आज यहाँ पे 11 बजे भी कुछ खास होने वाला है। 11 AM में क्या करेंगे, आपके फिजिक्स का रिविजन करवाएंगे। किसका बाबू? फिजिक्स का रिविजन करवाएंगे। उसमें से लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा ना 100 को क्वेश्चन रिविजन, उसके बाद से 40 क्वेश्चन जो रहेगा मौखिक रहेगा। मौखिक कहने का मतलब क्या, सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, आंसर उसमें नहीं रहेगा, वो आपको बताने हैं। इससे क्या होगा, आपका इतना तगड़ा तैयारी हो जाएगा ना, यानी ये 1 महीने में आपको भी मेहनत करना है जैसे हम मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर जी गैप कर दिए क्लास नहीं ले, अरे बाबू उसके पीछे भी वजह यही है कि आपका क्वेश्चन टाइप यानी 2009 से लेकर 2023 तक का एक ही दिन में टाइप कर देना बाबू मामूली बात नहीं होता है। वो हम आपके लिए किए हैं और आपको 31 तारीख को उसको परिणाम भी मिल जाएगा कि हाँ सर जी ने सारा टाइप किया है और सारा का सारा यहाँ पे क्लास भी होगा। तो 31 तारीख को भूलना नहीं है, 10 बजे से 1 बजे तक, ठीक ना। और यहाँ देखिए आज मौखिक भी होने वाला है, 2:30 बजे भी क्लास होगा। तो यहाँ पे ये सब बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं बाबू। और यहाँ देखिए फिजिक्स का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, पूरी की पूरी तैयारी आपके साथ लग गई है। पूरा 1 महीना आपको पूरा क्या करना है, पूरा एकदम एनर्जी में रहना है। और पूरा 1 महीना संकल्प लीजिए कि पूरा यहाँ पे 1 फरवरी तक पूरा का पूरा प्यारे बच्चों गर्दा उड़ा देना है बाबू, समझे ना। तो यहाँ देखिए सबको यहाँ पे तैयारी कर लेनी है। अब यहाँ पे एग्जाम की पूरा का पूरा आज से मेहनत चालू होना चाहिए, पूरा का पूरा मेहनत चालू। अब देखिए
हम यहाँ पे आपको बायो का क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करें। जीवों के अलैंगिक जनन के बारे में क्या करना है, आपको टिप्पणी करना है। बाबू हम ये क्वेश्चन बता नहीं सकते, 4-5 बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखिए पूछा जाता है कि लैंगिक जनन के बारे में टिप्पणी लिखे, अलैंगिक जनन। तो हम लैंगिक जनन के बारे में बता चुके हैं कि उसमें आप कैसे लिखेंगे। आज बारी है अलैंगिक जनन का, तो हम इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में सेट हो जाएगा, जाके लिख दीजिएगा। तो चलिए अलैंगिक जनन क्या होता है। तो एक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या दो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए जो दो जीव होते हैं अथवा जनन कोशिकाएं होती है आपस में संयोग किए बिना ही क्या करती है प्यारे बच्चों, एक नए जीव का निर्माण कर देती है, अपने तरह क्या करती है, नए संतान को निर्माण कर देती है। उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। इतना आपको पता चल गया कि जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जीव अथवा जनन कोशिकाएं आपस में संयोग किए बिना ही क्या कर दे, एक प्यारे बच्चों क्या कर दे बाबू, यहाँ पे अपने ही जैसे समान जीवों को उत्पन्न कर दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक प्रजनन कहेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। बोला क्वेश्चन क्या है कि इस पे टिप्पणी लिखें, तो टिप्पणी कैसे लिखेगा, अब आपको लिखना है कि जो लैंगिक जनन की क्रियाएं होती है ना, वो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे लिखेगा ताकि क्वेश्चन बड़ा हो जाए कि जो लैंगिक जनन की क्रियाएं होती हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन की क्रियाएं होती हैं लैंगिक जनन की अपेक्षा क्या होती है, एक तो सरल होती है, दूसरा इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, टाइम भी कम लगता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें लिखिएगा, आगे बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है। तो टिप्पणी का मतलब यही होता है कि उसके बारे में जितना ज्ञान है उतना क्या कीजिए बाबू, बता दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है, तो प्रजनन की वह विधि जिसमें दो जीव अथवा जनन कोशिकाएं का संयोग या यहाँ देखिए संलयन हुए बिना ही एक नए जीव यानी अपने ही जीव यानी अपने ही जैसे संतान जीव यहाँ पे क्या कर दे, उत्पन्न कर दे, उस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, अलैंगिक जनन कहेंगे। तो ये तो हम आपको बता दिए। अब देखिए अलैंगिक जनन यहाँ पे देख लीजिए, प्रजनन केवल निम्न जीवों में ही पाया जाता है। निम्न श्रेणी के जितने पौधे पाए जाते हैं ना, आप क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न श्रेणी के पौधों में कौन सी क्रिया पाई जाती, जनन की कौन सी क्रिया पाई जाएगी, तो आप क्या बताएंगे कि निम्न श्रेणी के पौधों में प्यार बच्चों क्या होता है, निम्न श्रेणी के जीवों में प्यार बच्चों क्या होता है, आप बताइएगा कि अलैंगिक जनन होता है। हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जितने भी निम्न श्रेणी के जितने भी जीव होंगे उसमें क्या होगा, अलैंगिक जनन की क्रियाएं पाई जाएंगी। और यहाँ पे आपको ऐसे भी लिखना है कि इस प्रकार यहाँ देखिए जो उत्पन्न संतान होंगे ना, मतलब अलैंगिक प्रजनन में जो संतान उत्पन्न होता है ना, वो क्या होता है, आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से क्या रहता है बाबू, यहाँ पे समानता प्रदर्शित करता है। मृत जीवी से क्या करेगा, समानता प्रदर्शित करेगा। यानी इस प्रकार यानी जो अलैंगिक जनन से जो हमारे प्यार बच्चों क्या होते हैं, जो अलैंगिक जनन से प्यार बच्चों संतान उत्पन्न होते हैं ना, वो आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से क्या होते हैं बाबू, यहाँ पे अनुवांशिकीय रूप से मृत जीवी के क्या होते हैं प्यार बच्चों, समान होते हैं। तो यहाँ आप देखिए उदाहरण के लिए जैसे लिखा हुआ है द्विखंडन, मुकुलन आदि, ये क्या है, मृत जीवी जैसे प्यार बच्चों क्या करते हैं, स्वभाव दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। समझ में आ गया ना बाबू, एक बार बता दीजिए यस, समझ में आ गया होगा कि अलैंगिक जनन के बारे में आपको क्या क्या लिखना है। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले जितने बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जितना तेजी से हो सके फटाफट से ले लीजिए। और 11 बजे सबको आना है क्योंकि मौखिक भी है, और कल तो प्यारे बच्चों आपको आना ही है, कल तो किसी भी हाल में आना है क्योंकि 10 बजे से आपको याद होना चाहिए। 10 बजे से कितने बजे तक, तो 1 बजे तक पूरा का पूरा 9 से 23 तक का खत्म करना है बाबू। हो गया ना बाबू, चलिए हो गया। अब यहाँ आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ आप देख लीजिए कि मोनोकॉर्पिक फलों के उदाहरण सहित आंसर दें। मोनोकॉर्पिक क्या होता है, मोनोकॉर्पिक फल क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि मोनोकॉर्पिक आखिर फल होते क्या है। तो मोनोकॉर्पिक फल वो होते हैं जो जिंदगी में अपने एक ही बार पुष्पित हो और जिंदगी में एक ही बार अपना फल उत्पन्न करें। समझिएगा बाबू, यहाँ पे हम तो बायो उतना नहीं पढ़ाते, जितना मतलब पढ़ा देंगे ना आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, इतना गारंटी है कि हम इतना बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको उसको याद करने का, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बस याद रखना कि मोनोकॉर्पिक क्या होता है। तो मोनोकॉर्पिक फल क्या होते हैं, तो बाबू मोनोकॉर्पिक वे फल होते हैं जो जिंदगी में अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होंगे और एक ही बार अपने जीवन काल में फल का निर्माण करेंगे, उसे ही हम लोग मोनोकॉर्पिक फल कहते हैं। बस याद हो गया ना, ये क्वेश्चन सही से बताइएगा कि मोनोकॉर्पिक फल क्या होते हैं। तो यहाँ आप देखिए आपसे पूछा गया कि मोनोकॉर्पिक फल का उदाहरण सहित परिभाषा दे। तो यहाँ आप देखिए ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प धारण करते हैं अथवा फल उत्पादन करते हैं और यहाँ आप देखिए फिर मृत हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं, चावल, मूली, गाजर, ये क्या होगा, मोनोकॉर्पिक फल होगा।
समझे ना। मोनोकॉर्पिक अगर आपसे पूछे, देखिए कितना बढ़िया से आपको डिफिनेशन बताएं कि जो मोनोकॉर्पिक फल होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे जीवन काल में अपना एक ही बार पुष्पित होते हैं और एक ही बार प्यारे बच्चों क्या फल का निर्माण करते हैं और फिर क्या होते हैं, मृत जीवी हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। उस प्रकार के प्यारे बच्चों फूलों को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकॉर्पिक फल कहते हैं। हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना है, जैसे हो गया प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पे देखिए गेहूं हो गया, चावल हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, ये क्या है, मोनोकॉर्पिक के उदाहरण है। तो ये सब क्वेश्चन प्यारे याद रखिएगा प्लीज, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये सब पूछा ही गया क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे को यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है 3 नंबर, समझिएगा बाबू कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतानों को क्लोन क्यों कहा गया है। अलैंगिक जनन द्वारा अगर संतान उत्पन्न होता है उसे क्लोन क्यों कहा जाता है बाबू। अलैंगिक जनन के द्वारा अगर कोई संतान उत्पन्न होता है, यानी प्यारे बच्चों क्या बिना संयोग के ही उत्पन्न होता है ना अलैंगिक जनन में, जब दो या दो से मतलब या दो जनन कोशिकाएं आपस में बिना संयोग के ही प्यारे बच्चों अपने जैसे संतान का क्या कर दे बाबू, पैदा कर दे, निर्माण कर दे, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो अलैंगिक जनन से आपका संतान होगा या जो कुछ भी होता है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो उत्पन्न होते हैं संतान या संतति, उसे क्लोन क्यों कहा गया है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। तो आकारकीय व आनुवंशिकीय रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव भी है कि अनुवांशिकीय तथा यहाँ आप देखिए आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से समान जीव को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप भी ऑप्शन बताते सर जी क्लोन। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से समान जीवों को हम लोग क्लोन कहते हैं। हो गया। अब यहाँ आप देख लीजिए, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अनुवांशिकीय व आकारकीय रूप से अपने जनक के यहाँ पे क्या आती है, एकदम समान होती है, अतः इसे क्लोन कहा जाता है। समझे नहीं समझे, आपको हमारी भाषा में समझाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अलैंगिक जनन द्वारा जितने भी उत्पन्न होते हैं ना संतति, जितने भी उत्पन्न होते हैं संतति, वो अनुवांशिकी या आकारकीय रूप से अपने जनक के एकदम समान होते हैं। यानी एकदम जैसे प्यारे बच्चों क्या होता है, जैसे मतलब जिसका मतलब कहने का मतलब जैसे पहले वाला होगा ना उसी प्रकार उसका अनुवांशिक भी होगा और आकार भी होगा। एकदम क्या होता है, जनक के एकदम समान होते हैं, इसलिए इसको क्लोन कहा जाएगा बाबू, एकदम समान होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसी को क्लोन कहा जाता है। इसलिए आपको याद रखने के आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से समान जीवों को क्लोन कहा जाता है, क्योंकि अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतत होगा ना वो अनुवांशिकीय वो यहाँ पे आकारकीय रूप से क्या होता है, एकदम एक समान होता है। तो यहाँ पे आप लोग उसको क्या बोलिएगा, उसे क्लोन बोलिएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आप देखिए स्वपरागण के लाभ लेके, सारा क्वेश्चन बैंक का बाबू क्वेश्चन है, सब याद रखिएगा प्लीज, और आपको समझा रहे हैं पूरा याद हो भी जाएगा उम्मीद करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि स्वपरागण के लाभों को बताएं। स्वपरागण के कौन कौन से लाभ हैं ये आपको लिखने हैं, और स्वपरागण के प्यारे बच्चों कौन कौन से हानि है ये तो प्यारे बच्चों नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा गया कि लाभ लिखे तो लाभ ही लिखिएगा। ये देखिए स्वपरागण के कौन कौन से लाभ है, तो आपको लिखना है आंसर देखिए कि स्वपरागण के निम्नलिखित लाभ है, स्वपरागण के निम्नलिखित लाभ है। अब देखिए पहला लिखना है कि स्वपरागण पौधों को, यहाँ देखिए पौधों की विशिष्ट जाति को बनाए रखता है तथा जिनके यहाँ देखिए मिश्रण को रोकता है। पहला लाभ बाबू लिखना है किसके, स्वपरागण के। तो देखिए स्वपरागण क्या करता है, तो स्वपरागण पौधों की विशिष्ट जाति को बनाए रखता है, यानी प्यारे बच्चों स्वपरागण क्या करता है, विशिष्ट जाति को प्यारे बच्चों क्या करता है, बनाए रखता है, निरंतर उसको बनाए रखता है, और तथा जिनके यहाँ देखिए मिश्रण को क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पे आपको पहला लिख देना। दूसरा परागण के यहाँ देखिए अवसर क्या होते हैं बाबू, अधिक होते हैं। परागण के जो परागण होते हैं इसके क्या होते हैं, अवसर बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, उसको निरंतर बनाए रखता है, परंपरा को बनाए रखता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो परागण के लाभ आपको समझ में आ गया होगा बाबू, आ गया ना। तो चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखें। सब के सब क्वेश्चन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। अब यहाँ पे आपको वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होगा। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि शुक्राणु जनन तथा यहाँ देखिए अंडाणु जनन में अंतर लिखे। ये शुक्राणु जनन आखिर क्या होता है, अंडाणु जनन क्या होता है। शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में अंतर लिखना है। तो देखिए शुक्राणु जनन की क्रिया वृषण में होती है। शुक्राणु जनन प्यारे बच्चों क्या होता है, इसका जो क्रिया होता है वृषण में होता है, और क्या होता है, वृषण प्रथम जनन अंग होता है, आपको पता है। तो देखिए आपको लिखना है शुक्राणु में कि शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु की प्रक्रिया वृषण में होती है, जबकि अंड जनन की प्रक्रिया किसमें होगी प्यारे, तो अंडाशय में होगी। देखिएगा कितना बढ़िया से आपको
यहाँ पे लिख के बताया गया है। अब देखिए कि वृद्धि प्रवस्था छोटी होती है इसकी, शुक्राणु जनन की जो वृद्धि प्रवस्था होगी वो छोटी होगी, जबकि यहाँ देखिए इसकी प्रवस्था जो होगी किसका, अंडाणु का, अंडाणु जनन या अंडाणु बोलिए, इसकी जो प्रवस्था होगी ना बहुत ही लंबी होती है। तो यहाँ पे ये भी आपको लिखने, एक एक बात एक एक पॉइंट समझिए। अब देखिए यहाँ पे अगला, यहाँ पे क्या है, अगला है बाबू कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के 4 शुक्राणुओं का निर्माण करता है। यानी एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका किस में, वृषण में, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कोशिका के 4 शुक्राणु का निर्माण करता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका 4 कोशिका को यहाँ पे क्या, 4 शुक्राणु कोशिका का ये निर्माण करता है। किस में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि शुक्राणु में। अब देखिए अंडाणु में लिखना है, यानी अंड जनन में लिखना है कि एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका एक अंडाणु को यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे क्या, लोपिकाओं का निर्माण करता है। ये क्या कर रहा है, एक यहाँ पे देखिए प्राथमिक शुक्राणु 4 शुक्राणुओं को यहाँ पे क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, निर्माण कर रहा है, जबकि एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका एक अंडाणु तथा यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या, लिपिकाओं का ये निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको ये अंडाणु में लिखना है। अब चौथा नंबर लिखना है यहाँ पे देखिए स्पर्मेटिडस, यहाँ पे जो होता है ना कि कलयांतर में शुक्राणुओं का प्यारे बच्चों निर्माण होता है। किसमें, तो स्पर्मेटिडस, यहाँ पे किसमें, स्पर्मेटिडस में इसका क्या होता है, कयांतरण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि यहाँ देखिए अंडाणुओं में कयांतरण का निर्माण होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आप लोग फिर से एक बार देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जितने बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने की शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में अंतर लिखे हैं। तो देखिए शुक्राणु जनन क्या होता है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया वृषण में होती है, जबकि इसकी प्रक्रिया अंडाशय में होती है, अंडाणु जनन का। यहाँ आप देखिए वृद्धि प्रवस्था इसकी छोटी होती है, उसकी वृद्धि प्रवस्था लंबी होगी। अब देखिए यहाँ पे कि एक प्राथमिक शुक्राणु प्यारे बच्चों कितना है, कोशिका के 4 शुक्राणुओं को क्या करता है, निर्माण करता है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के 4 शुक्राणुओं का निर्माण करेगा, जबकि एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका के एक यहाँ देखिए एक अंडाणु तथा 3 यहाँ देखिए लोपिकाओं का यह निर्माण करता है। कौन, तो अंडाणु। तो यहाँ पे आपको इसे लिख देना है। चौथा यहाँ देखिए स्पर्मेटिडस की यहाँ देखिए कयांतरण, स्पर्मेटिडस के कयांतरण से शुक्राणुओं का प्यारे बच्चों क्या होता है, निर्माण होता है, जबकि अंडाणु में कोई कयांतरण नहीं पाया जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसको आप लोग नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़िए बाबू, अगला क्वेश्चन की गर्भ निरोधक पूछा जा रहा है कि गर्भ निरोधक किन्हें कहते हैं, स्त्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 2 किन्हीं गर्भ निरोधक गोली के नाम लिखें। ये आपको बताना है कि गर्भ निरोधक किसे कहा जाता है, स्त्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किन्हीं 2 गर्भ निरोधक गोली के नाम लिखें। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग समझते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए गर्भ निरोधक क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। तो प्राकृतिक तथा यांत्रिक विधियों द्वारा निषेचन को रोकना ही गर्भ निरोधक यहाँ पे देखिए क्या कहलाता है, गर्भ निरोधक कहलाता है। या प्राकृतिक तरीके से रोकिए, या प्यारे बच्चों किसकी तरफ से, यांत्रिक तरीके से। यहाँ पे आपको यही लिखना है कि यहाँ पे देख लीजिए कि प्राकृतिक या यांत्रिक तरीकों द्वारा निषेचन को रोकना ही हमारा क्या कहलाता है, गर्भ निरोधक कहलाता है। या प्राकृतिक तरीके से रोकिए, या प्यारे बच्चों किस तरीके से रोकिए, तो यांत्रिक तरीके से रोकिए, उसी को रोकना ही हमारा क्या कहलाएगा, गर्भ निरोधक कहलाता है। तथा यहाँ देखिए गर्भ निरोधक विधियों द्वारा अंडे और शुक्राणुओं के संलयन को रोका जाता है। यहाँ देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जो गर्भ निरोधक होता है ना, इसमें क्या किया जाए, इस विधि के द्वारा किसको, तो अंडे को और शुक्राणुओं को प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, इसके संलयन को रोका जाता है। इसके संलयन को प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है कि यहाँ पे प्राकृतिक या यांत्रिक तरीके से प्यारे बच्चों जनन को रोकना ही, निषेचन को रोकना ही हमारा क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि निरोध का, यहाँ पे देखिए निरोधक कहलाता है, यहाँ देखिए, और यहाँ पे गर्भ निरोधक कहलाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, तथा गर्भ निरोधक विधियों द्वारा अंडे और शुक्राणु का जो संलयन होता है ना, मिक्सचर होता है, उसको रोका जाता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया। अब देखिए स्त्री द्वारा किए जाने वाले 2 गर्भ निरोधक के नाम इस प्रकार, क्या पूछा गया कि गर्भ निरोधक किन्हें कहा जाते हैं, स्त्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने में, स्त्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किन्हीं 2 गर्भ निरोधक के नाम बताएं। तो देखिए पहला क्या है, गर्भ निरोधक गोली। यानी गर्भ निरोधक गोली क्या होता है, तो गर्भ निरोधक गोली में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। तो चलिए यहाँ देखिए जो क्या करता है, अंडोत्सर्ग को रोकता है। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि जो गर्भ निरोधक गोली होती है उसमें प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, और क्या करता है,
कि वो प्यारे बच्चों क्या करता है, तो अंडोत्सर्ग को रोकता है। यानी कहने का मतलब पहला विधि लिखिएगा कि गर्भ, यहाँ पर देखिए निरोधक गोली, जैसे सहेली हो गया, माला डी हो गया, ये सब क्या होते हैं, गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है कि गर्भ निरोधक गोली का रोज खाना पड़ता है, यानी कि रोज खाइए। जो गर्भ निरोधक गोली का होता है इसको रोज खाना पड़ता है या हफ्ते में एक बार खाना पड़ता है, ये आपको लिखना है कि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उसको रोज खाना पड़ता है या हफ्ते में एक बार उसको खाना पड़ता है, जिससे मादा में अंडोत्सर्ग नहीं होता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो गर्भ निरोधक गोलिका में प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो क्या करते हैं, मादा के प्यारे बच्चों अंडोत्सर्ग को रोक देते हैं। प्रोजेस्टेरोन का वही काम होता है। तो ये इसका प्रयोग या तो डेली किया जाता है या तो हफ्ते में एक बार किया जाता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, इस गोली से केवल यहाँ देखिए अंडोत्सर्ग ही नहीं रुक सकता, अंडोत्सर्ग नहीं हो सकता है। और यहाँ देखिए रोज चक्र का यहाँ देखिए रक्तस्राव एवं गर्भाशय की यहाँ देखिए दीवार की स्तरे तक यहाँ देखिए उतरना सामान्य रूप से हो रहा है। यहाँ पे क्या रहता है प्यारे बच्चों, रूप से होता रहता है। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है, इतना नहीं भी लिखिएगा, बस आपको पता है कि यहाँ पे जो गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली होती है, ऐसे हमारे भाषा में लिख दीजिएगा कि जो गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली होती है उसमें एक निहित प्रोजेस्टेरोन होता है और इस प्रोजेस्टेरोन का यही कार्य होता है कि जो गर्भ में अंडोत्सर्ग यानी जो प्यारे बच्चों जो अंडोत्सर्ग होता है ना उसको क्या करता है, वो रोक देता है। यानी प्यारे बच्चों तो ये आपको याद रखना है। और रोक के क्या करता है, इस गोली यहाँ पे देखिए अंडोत्सर्ग को रोक देता है, सही बात है। यहाँ पे लिख दीजिएगा यह गोली केवल प्यारे बच्चों क्या अंडोत्सर्ग को ही रोक सकता है। और यहाँ देखिए रोज चक्र का यहाँ देखिए रक्तस्राव एवं गर्भाशय की दीवार स्तर का यहाँ देखिए सामान्यतः रूप से क्या होता है, इसमें असर रहता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी लिख देना है। दूसरा लिखना है कि डायफ्राम का यूज करके। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि कैसे स्त्रियों में दो आपको बताना है। पहला तो यहाँ पे देखिए गर्भ निरोधक गोली खा के, दूसरा यहाँ देखिए डायफ्राम। यहाँ देखिए इसे डॉक्टर द्वारा गर्भाशय के मुख्य यहाँ देखिए पर क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु क्या होते हैं यहाँ पे सर्विक्स नलिका में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि डायफ्राम का उपयोग, इतना समझाना भी इसको सही नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए किसी 4 यौन संचरित रोग के नाम और उनके रोगाणुओं के 7 प्यारे बच्चों लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी पढ़ाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे, प्लीज आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू प्लीज। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी 4 यौन संचरित रोग के नाम और उनके रोगाणुओं के नाम लिखे। तो पहला यहाँ देखिए यौन संचरित रोग कौन सा हो गया, एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया, हेपेटाइटिस बी, कुछ भी लिख दीजिए और उसके नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ देखिए पहला है आपका क्या एड्स, पहला क्या एड्स। एड्स किसके का कारण होता है, ह्यूमन यहाँ पे क्या इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, किसके कारण, यहाँ देखिए ह्यूमन इम्यूनो क्या डिफिशियंसी वायरस के कारण क्या होता है, एड्स होता है। यहाँ देखिए हार्पिस जो होता है किसके कारण, तो यहाँ देखिए सिंप्लेक्स वायरस 2 के कारण होता है। हार्पिक किसके कारण होता है, हार्पिस जो होता है बाबू, हार्पिस आपका यौन संचरित रोग होता है, किसके कारण होगा, तो यहाँ देखिए सिंप्लेक्स वायरस 2 के कारण होता है। अब यहाँ देखिए जो सिफिलिस होता है, सिफिलिस प्यारे बच्चों ये भी यौन संचरित रोग है, जो किसके कारण होता है, तो ट्रोपो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेमा पैलिडम बैक्टीरिया, ट्रोपोनेमा लेडम बैक्टीरियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो ट्रोपोनेमा प्लेडम बैक्टीरियम के द्वारा होता है। कौन, तो यहाँ पे आपको याद रखना है सिफिलिस। अब देखिए 4 को लिखना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, गोनेरिया। गोनेरिया किसके द्वारा, तो यहाँ देखिए नेसेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा, नेसेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। इसी वायरस का प्यारे बच्चों इसमें प्रकोप रहता है, इसी का असर रहता है। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि किसी 4 यौन संचरित रोग के नाम लिखे, जो कि ये 2020 में शायद पूछा गया है, 20 का क्वेश्चन है, 2020 में ये क्वेश्चन आया था। तो आपको लिखना है कि पहला एड्स होता है जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, जो हार्पिस होता है सिंप्लेक्स वायरस 2 के कारण होता है। यहाँ आप देखिए सिफिलिस जो होता है ट्रोपेनेमा यहाँ आप देखिए पैलिडिनम बैक्टीरिया के कारण होता है। जो गोनेरिया होता है किसके कारण से होता है, तो निसेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फटाफट से ले लीजिए, जितना तेजी से हो सके फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है बाबू इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए ले लीजिए फटाफट। अब चलिए बाबू अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, यहाँ देखिए कि रक्त का कार्य क्या है बताएं। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जो हमारा ब्लड है, रक्त है, इसका कार्य क्या होता है, ब्लड का कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए ब्लड का कार्य क्या होता है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। आपको पता है ना कि रक्त एक क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, जिसका पीएच मान 7.4 यहाँ पे क्षारीय होता है। क्या होता है, ऐसे लिखेगा कि रक्त यहाँ देखिए क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है
और यहाँ आप देख लीजिए और लिखिएगा कि जिसका प्यारे बच्चों प्रकृति कैसा होता है बाबू, रक्त क्षारीय होता है, नमकीन होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है। एक वयस्क मानव में औसत यहाँ देखिए 5 से 6 लीटर रक्त यहाँ पे पाया जाता है। ये सब संपूर्ण यहाँ देखिए ज्ञान ये सबके पास होता है, ये ज्ञान ही आपको लिखना है। किसी के बारे में टिप्पणी लिखने को बोले, किसी के कार्य बोले, आपको यही सब क्या करना है बाबू, लिखना है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि यहाँ पे देखिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है और एक क्षारीय प्रकृति का होता है। और एक वयस्क मनुष्य यानी एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होना अनिवार्य है। रक्त के यहाँ देखिए कार्य कौन कौन से हैं, तो देखिए शरीर का तापमान बनाए रखता है, यहाँ पे याद रखना है। पहला शरीर का टेम्परेचर प्यारे बच्चों क्या करेगा, बनाए रखेगा। रक्त में फिर यहाँ पे क्या लिखा है, फाइब्रोज, यहाँ पे आप देखिए फाइब्रो, यहाँ पे देखिए फाइब्रोब्रोन, यहाँ पे देखिए ब्रोनस, यहाँ पे देखिए फाइब्रो, यहाँ पे क्या लिखा है फाइब्रोनस, यहाँ पे देखिए फाइब्रोनस, यहाँ पे देखिए पाया जाता है जो शरीर के किसी बाहरी भाग से कट जाने पर रक्त थक्का बनाने में क्या करता है बाबू, मदद करता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है जिससे रक्त का यहाँ देखिए बहना क्या होता है, रुक जाता है। यानी रक्त में क्या पाया जाता है, फाइब्रो, यहाँ पे देखिए फाइब्रिनोजन, सॉरी फाइब्रिनोजन पाया जाता है। थोड़ा सा हमको पढ़ने में भी इसको दिक्कत होता है। फाइब्रोनोजन, यहाँ देखिए फाइब्रो, यहाँ देखिए फाइब्रिनोजन पाया जाता है। क्या बाबू, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, यहाँ पे क्या पाया जाता है, रक्त में फाइब्रिनोजन पाया जाता है। और ये क्या करता है, अगर आपके शरीर में कहीं कट लग जाता है तो ब्लड आने लगता है, तो उस पर क्या करता है, ये थक्का बनाने में कार्य करता है। तो यहाँ पे उससे क्या होता है, रक्त का थक्का यहाँ पे मतलब बन जाता है और आपका खून बहना रुक जाएगा। तीसरा यहाँ पे आप लोग लिख दे जाए क्या बाबू, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन है कि रक्त में पाए जाने वाला, यहाँ आप देखिए आरबीसी रक्त में ऑक्सीजन तथा यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड को स्थानांतरित करने का कार्य करता है। पहला कि जो हमारे रक्त में पाए जाते हैं जो आरबीसी होता है, तो यहाँ देखिए वो क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करने में रोकता है। और चौथा यहाँ पे आपको लिखना है कि रक्त में पाए जाने वाला जो डब्ल्यूबीसी होता है शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाता है। यानी ये शरीर में क्या करता है, तो यहाँ पे वो रोगों के संक्रमण से बताता है। तो यहाँ पे आपको इतना लिख देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आप देखिए एक तरल संयोजी ऊतक, क्या रक्त एक क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ये क्षारीय प्रकृति 4 होता है और क्षारीय प्रकृति का होता है। और एक स्वस्थ मानव में 5 से 6 लीटर तो खून होना ही चाहिए। यह शरीर के ताप को क्या करता है बाबू, पहला यहाँ पे आपको लिखना है कार्य की नियंत्रण बनाए रखता है। रक्त में यहाँ पे क्या होता है, फाइब्रोनिजोन, यहाँ पे क्या हो जाए, फाइब्रोनिजोन, यहाँ देखिए फाइब्रोनिजोन यहाँ पे पाया जाता है। और जो शरीर को यहाँ देखिए किसी बाहरी भाग से कटे जाने पर यहाँ देखिए क्या करता है, थक्का बनाता है जिससे आपका ब्लड ग्रुप रुक जाता है। तो यहाँ पे ये सब लिख दीजिएगा। ये प्यार बच्चों देखिए यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ने में सही है, फाइब्रोनिजेन, यहाँ पे क्या फाइब्रोन, यहाँ देखिए फाइब्रोनिजेन, फाइब्रोनिजेन, यहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा फटाफट से। यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला आ जाइए, आप देखिए आरएनए के प्रकारों को लिखें, फाइब्रोनिजेन। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए, आरएनए के प्रकारों को लिखें। आरएनए के प्रकार कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक देखिएगा कि आप देखिए आरएनए के प्रकार को लिखें। आरएनए के कौन कौन से प्रकार, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये होता है ना बाबू। तो इसके प्रकार आपको लिखना है। तो यहाँ पे कैसे लिखिएगा कि आरएनए के प्रकार निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं, तो देखिए पहले लिखिएगा एमआरएनए। तो यहाँ देखिए एमआरएनए में लिखना है कि यह डीएनए के कोड को ग्रहण कर उसे क्या करता है, एमिनो अम्ल में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कर देता है, डिकोड कर देता है। यानी एमआरएनए का कार्य होता है या डीएनए के कोड को ग्रहण करके और एमिनो अम्ल में या क्या कर देता है प्यारे बच्चों, डिकोड कर देता है। ये किसका काम है, एमआरएनए का काम है। अब यहाँ देखिए टीआरएनए का कार्य क्या है, तो यहाँ देखिए ये विलय आरएनए भी, यहाँ पे इसको विलय आरएनए भी कहते हैं। और यह यहाँ पे क्या राइबोन्यूक्लियोटाइडस का यहाँ पे बना होता है, यह सबसे छोटा आरएनए अणु होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि राइबोन्यूक्लियोटाइडस का ये बना होता है और यह सबसे छोटा आरएनए भी होता है। अब यहाँ पे लिखनी है, आप यहाँ पे लिखिएगा तीसरा जो होता है आरएनए, आरआरएनए, यानी आरआरएनए जो होता है प्यारे बच्चों यह सबसे स्थिर प्रकृति का आरएनए होता है जो राइबोसोम को यहाँ पे क्या लगा रहता है, यानी राइबोसोम से लगा रहता है। यह 3 प्रकार के आरएनए में सर्वाधिक क्या होता है, क्रियाशील रहता है। तो यहाँ पे आपको ये भी लिख देना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा क्वेश्चन, सारा का सारा यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बाकी इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। चलिए ले लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए के बीच 2 प्रमुख अंतर बताइए।
यानी यहाँ पे आपको बताना है कि डीएनए और आरएनए के बीच क्या करना है, दो अंतर को लिखना है। बाबू डीएनए और आरएनए के बीच अंतर क्या है, पहला यहाँ पे देखिए डीएनए देखेंगे और फिर आरएनए। तो देखिए डीएनए में यहाँ पे देखिए जो क्या होता है, साइटोसिन होता है, यहाँ पे देखिए एडेनिन, थाइमिन तथा यहाँ पे देखिए गुआनिन नामक नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। किस में, तो डीएनए में। याद रखिएगा डीएनए में क्या क्या पाया जाएगा, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआ, यहाँ पे क्या आ जाएगा गुआनिन नामक नाइट्रोजन क्षार उपयुक्त रहते हैं। जबकि इसमें लिखना है कि इसमें क्या गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन तथा यहाँ पे यूरासिल जैसे क्षार पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में। यहाँ पे पहला हो गया। दूसरा लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होता है, डबल यहाँ पे क्या होते हैं, बेलिकल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, ये डबल बेलिकल इसकी संरचना होती है, जबकि यह सिंगल धागे के समान संरचना होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, फिर से समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डीएनए आरएनए के बीच दो प्रमुख अंतर लिखे। पहला क्या कि इसमें साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन तथा गुआनिन नामक क्षार पाया जाता है। क्या होता है, डीएनए क्षार मतलब नमकीन होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है, गुआनिन पाया जाता है, एडेनिन, साइटोसिन तथा यूरासिल जैसे नाइट्रोजन क्षार, यानी इसमें भी प्यारे बच्चों क्या होता है, क्षार होता है, नमकीन होता है। दूसरा किया यहाँ पे देखिए डबल, यहाँ पे देखिए बेलिकल होता है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे क्या लिखना है कि यह सिंगल धागे के समान संरचना इसकी पाई जाती है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी लिख दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे। 10 नंबर कि आप देखिए लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों में विभेद करें। ये क्वेश्चन पूछा है बाबू, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों को, यानी सिद्धांतों में विभेद पैदा करें। यानी प्यारे बच्चों क्या क्या उनका सिद्धांत में क्या क्या विभिन्न बातें थी। तो यहाँ देखिए किसका किसका, तो लैमार्क का सिद्धांत क्या कहता है, डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है। तो लैमार्क का सिद्धांत ये कहता है कि जो जिराफ थे ना, जिराफ का यहाँ पे जो पूर्वज थे उनके गर्दन क्या होती थी, छोटी होती थी। यानी ये किसका कहना था, तो ये लैमार्क का कहना था। जबकि डार्विन, यहाँ देखिए डार्विन का कहना था कि जो जिराफ होते हैं ना, जो यहाँ देखिए जो जिराफ होते हैं उनके पूर्वज की गर्दन लंबी तथा भिन्न भिन्न थे। यानी दोनों में यही अंतर था। समझिएगा कि लैमार्क के सिद्धांत में क्या था, तो लैमार्क का मत यह था कि जो जिराफ है उसकी पूर्वज की जो गर्दन थी वो छोटी थी तथा वे भोजन हेतु पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने में प्रायः क्या प्रयास लगाते थे। यानी और इनका क्या था, डार्विन का ये था कि, किंतु डार्विन का मत ये था कि जो जिराफ होते हैं ना, इनके पूर्वज की गर्दन लंबाई भिन्न भिन्न होती थी। लंबाई में भिन्नता यहाँ पे देखिए के कारण यहाँ पे यह थी कि विभिन्नता वंशगत थी। यानी इनके कहने का मतलब कि इनकी लंबाई के कारण यह थी कि इनमें विभिन्न विभिन्न वंशगत थी। जबकि इनका कारण यह था कि ये पतियों तक नहीं पहुंच पाते थे और इनकी प्यारे बच्चों क्या आती थी, उनके पूर्वज की मतलब छोटी होती थी, इसलिए इनका भी छोटा है। तो यहाँ पे पहला विभेद हो गया। अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला यहाँ पे लिखा गया है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगला यहाँ पे क्या है, देखिए कि लैमार्क ने कहा कि बाद में यहाँ देखिए वंशजों के जिराफ की यहाँ देखिए गर्दन लंबी हो गई तथा पूर्वज यहाँ देखिए भोजन हेतु पत्तियों तक पहुंचने की यहाँ देखिए चेष्टा कर रहे थे। तो यहाँ पे ये उनका है। जबकि इनका क्या है कि इनके विपरीत यहाँ पे देखिए डार्विन का मत यह था कि यहाँ देखिए प्रतिस्पर्धा एवं प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफ को यहाँ देखिए शेष रह गए हैं। तो इनकी प्रतिस्पर्धा ये है कि जो बचे हैं वो लंबी गर्दन वाले बच गए हैं, लेकिन जो भिन्न भिन्न थे, छोटे थे, वो गुजर गए हैं। तो यहाँ पे वो उनका था, डार्विन का था। चलिए तीसरा लिखना है कि लैमार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई बराबर बढ़ती हो ही गई। यानी कहने का मतलब लैमार्क के अनुसार क्या, जो आधुनिक जिराफ है, जो आजकल की जिराफ है, उनकी गर्दन की लंबाई मतलब क्या दिन पर दिन बढ़ती ही गई। और यहाँ पे देखिए किंतु डार्विन ने कहा कि आप देखिए स्पर्धा के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ कायम रह गए, बाकी जो भिन्न भिन्न थे बाबू वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। देखिए कहने का मतलब ये है कि इन लोगों में यही था कि जो लैमार्क थे, लैमार्क क्या करते थे, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो लैमार्क थे ना बाबू, इनके अनुसार था कि जो जिराफों के गर्दन थे ना, वो पूर्वज जो मतलब थे उनकी छोटी थी और भोजन पे पहुंचने हैं तो यहाँ पे पत्तियों को पहुंचने में प्रयास करने लग रहे थे। और यहाँ पे इनका था कि इनका जो डार्विन का था कि जो उनका क्या था कि मतलब डार्विन के सबसे लंबी गर्दन वाले भी थे और छोटी गर्दन वाले भी थे। यहाँ आप देखिए इनके अनुसार क्या होगा कि जो लंबी गर्दन वाले थे वो बच गए और जो छोटी गर्दन वाले थे वो विलुप्त हो गए। और इनके अनुसार ये है कि इनके अनुसार तो लैमार्क के अनुसार तो जो जिराफ है ना,
जो प्यारे बच्चों ये बोल रहे हैं कि इनकी जो है निरंतर इनकी क्या गर्दनें लंबी होती गई, और यहाँ पे देखिए और वही है आज तक। तो यहाँ पे दोनों में यही डिफरेंस है, आपको लिख देना है जिराफे के बारे में, तो आप लोग इसको 100% लिख दीजिएगा। और उसके बाद से बाबू यहाँ पे क्या किए हैं, ये तो 10 क्वेश्चन हम आपको बता दिए, तो आप लोग बता दीजिएगा कि सब्जेक्टिव का क्लास कैसा लगा। और यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे। अब मिलते हैं 11 AM में प्यारे बच्चों फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव के साथ प्यारे बच्चों के मौखिक लेके। तो सभी बच्चे को आना है, और कल का बाबू डेट याद रखना है, कल का, कि कल 10 बजे से 1 बजे तक पूरा केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक होगा, महा मैराथन होगा, सब जगह हल्ला कर दीजिए, हर जगह जाके हल्ला कर दीजिए कि हाँ होने वाला है आस्क बोर्ड पे, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है फिजिक्स का। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं फिजिक्स का, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, अपने फोन में गूगल क्रोम ओपन कीजिए, आस्क बोर्ड लिखा हुआ है, जैसे ही सर्च कीजिएगा ऐसा आएगा, आप लोग इस पे क्या कीजिएगा, एक बार क्लिक कीजिएगा ना, आपके सामने ये आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही आएगा ना, यहाँ आप देखिए फिजिक्स का यहाँ पे आपका टेस्ट लगा हुआ है, कितना क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन है, लेकिन इसको 50 क्वेश्चन कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। आपको इसी पे डायरेक्टली क्लिक करना है, डायरेक्ट इसी पे क्लिक करना है। और यहाँ आप देखिए जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपके सामने ये आएगा। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ऐसा आएगा, नीचे आना है बाबू, नीचे आना है, नीचे जैसे ही आइएगा ना, जैसे ही आइएगा यहाँ आप देखिए टेस्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट, स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, नाम पूछेगा, नाम आपको डाल देना है। जैसे नाम कुछ भी डाल सकते हैं आप, अपना डालिएगा, कुछ भी नहीं डालना है, अपना डालिएगा। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जिसको आपको याद करके और यहाँ पे इसका टेस्ट देना है। तो आइए फटाफट से टेस्ट भी दे दीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और यहाँ पे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आज का पूरा क्लास चलेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।